स्टार्ट हो गया। चलो अब देखो तो अपना आ रही आवाज। ये कनेक्ट टू विल अपीयर। कमेंट सेक्शन में हेलो अंशु। कॉल थोड़ी है, लोग आएंगे तो दिखेगा। अच्छा, टैप टू इनवाइट व्यूअर आ रहा है। कहाँ टैप करना है? आ गया। अंशु वॉच इज शुरू कीजिए। हेलो मित्रों, आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। अभी अंशु जी के पहल पर एक ऑनलाइन कविता पाठ के लिए मैं आपके बीच हूँ और कोशिश करूँगा कि आप तक मेरी बात पहुँचे मेरी कविताओं के माध्यम से। और हम एक ऐसे समय में हैं आजकल, हम क्या मतलब पूरा विश्व ही है, इस कदर घर में नज़रबंद हैं हम लोग कि एक छटपटाहट सी भी होती है और स्थिति परिस्थिति को देखकर कभी अजीब चिंतन में पड़ जाते हैं हम लोग कि क्या हो रहा है हमारे साथ। तो इस बीच में एक ऑनलाइन कविता पाठ का जो आयोजन हुआ है संस्था की तरफ से, उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और आप सबको नमस्कार करता हूँ एक बार फिर। कविता से जोड़ने से पहले मैं चाहूँगा कि एक ऐसी कविता सुनाऊँ जिससे आप अपने को जोड़ सकें और कोरोना मई जो एक माहौल बना हुआ है हमारे देश में या पूरे विश्व स्तर पर, तो उससे भी आप रूबरू हो सके हैं मेरी कविताओं से। तो एक कविता है, कविता से ही शुरू करता हूँ, फिर बात धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। तो एक कविता है कोरोना मई शाम। अभी शाम का समय है और हम उससे रूबरू हो रहे हैं। और ये कविता है कोरोना मई शाम। तो देखिए कैसे कविता शुरू होती है और कैसे हमारी दिनचर्या हो गई है कि सरकते हुए फुनगियों से सूरज डाल दिया था डेरा छत की मुंडेर पर। जैसे चिड़चिड़ा सा हो गया है दिन और लौट जाना चाहता था जल्दी। हवा धकेल रही थी जमीन पर गिरे सूखे पीले पत्तों को। सामने के पेड़ पर बैठा कौवा चीख रहा था। भंग हो रही थी शांति उसके कांव कांव से। कांप रही थी हवा से पेड़ों की पत्तियां। सामने सड़क पर गली मोहल्लों में वैसा कुछ भी नहीं था जैसा होता है अमूमन आम दिनों में। यह कोरोनामयी शाम थी। अंगड़ाई लेती कर्फ्यू में भंग अंगड़ाई लेती कर्फ्यू में जैसे भौंकना मना था कुत्तों को भी। यह कोरोनामयी शाम थी। अंगड़ाई लेती कर्फ्यू में जैसे भौंकना मना था कुत्तों को भी। तो मित्रों, एक कविता थी। कोरोना से हम जूझ रहे हैं और हमें ईश्वर ताकत दे कि इस लड़ाई में हम सफल हों और जीत कर फिर वैसे ही दिनचर्या में हम शामिल हो जाएं, व्यस्त दिनचर्या में, भाग दौड़ की दिनचर्या में। मित्रों, एक कविता और आपके सामने मैं पेश करना चाहता हूँ। श्रद्धांजलि स्वरूप। हमारे एक मित्र थे कहें, और 3 दिन पहले ही वो हमारे बीच नहीं रहे। हालांकि कोरोना से उनका कोई वास्ता नहीं था और स्वाभाविक मौत हुई उनकी, लेकिन ऐसे दौर में उनका जाना हमें बहुत खल रहा है, बहुत याद भी आ रही है। और बहुत ही बिंदास व्यक्तित्व के धनी थे। जब भी हमसे मिलते थे बहुत ही गर्मजोशी से मिलते थे। तो उनकी याद में एक श्रद्धांजलि स्वरूप कविता मैं पेश करता हूँ।
वो सिगरेट के भी बहुत शौकीन थे। तो उनकी श्रद्धांजलि स्वरूप एक कविता है, झा जी और सिगरेट का धुआं। ऐसे समय में इससे आप कविता से जब जुड़ेंगे तो आप हालात से भी आप परिचित होते रहेंगे कि क्या हालात हैं और किस तरह से हम सब दहशत में हैं। शीर्षक है झा जी और सिगरेट का धुआं। ऐसे समय में जब हालात बिगड़े हुए हैं, काबू में न हो स्थिति, सब तरफ एक ही बात का जिक्र है, डराने वाली खबरें, मास्क नहीं मिल रहा, सैनिटाइजर नहीं है, बढ़ते जा रहे हैं मामले दिन पर दिन, सब तरफ अफरा तफरी, अंधेरी गुफा में धकेले जा रहे हैं जैसे पैनिकी होकर। ऐसे में एक अदद कश निचोड़कर सांप सी मचलती चिंता को उड़ा दिया सिगरेट के धुएं में झा जी ने। एक बार फिर से सुन लें। ऐसे में एक अदद कश निचोड़कर सांप सी मचलती चिंता को उड़ा दिया सिगरेट के धुएं में झा जी ने, छल्ला बनाकर यह कहते हुए कि ई कोरोनवा हमरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, ई कोरोनवा हमरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। तो मित्रों, ऐसे ही इसी जज्बे के साथ हमें कोरोना से लड़ाई लड़नी है और हमें सफल होना है और इस लड़ाई में हमें जीतना भी है। बहुत खुशी हो रही है आप सबसे जुड़कर। आशा है आप तक आवाज़ मेरी पहुंच रही होगी और आप कविता का रसास्वादन कर रहे होंगे। कई सारी कविताएं हैं, प्रकृति से जुड़ी कविताएं हैं और एक और कविता है जो आजकल जो हालात है उसके बारे में कि कैसे हम लड़ें। कुछ लोग एक विषाद की स्थिति भी ऐसे में उत्पन्न हो रही है। हम अपने खुद से खाना बना रहे हैं, खा रहे हैं, सबसे मिलकर खुशी बांट रहे हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं, हम रसोई में भी हाथ बटाते हैं, हम बाकी चीज़ों में भी हाथ बटा रहे हैं। और तो ऐसे में कुछ जो बाहर हैं, जो दोस्त लोग जो घर नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो परिवार के साथ नहीं हैं, ऐसे में उनके साथ बहुत ही विकट स्थिति हो गई है और अकेलापन उनको जैसा लगता है। तो एक उस चित्र को मैं चाहता हूं कि आपके समक्ष रखूं कि क्या स्थिति है जब कोई अकेले होता है अपने घर में, जब परिवार के साथ नहीं है, मित्र नहीं है, बाहर नहीं घर से निकल सकते हैं। तो ऐसे में तो एक कविता है, याद आते हैं अड्डे के लोग। यहाँ भी कहीं ना कहीं हमारे जो मित्र अभी 3 दिन पहले जो मैं बात बता रहा हूँ कि गुजर गए, तो उनकी याद करने का भी एक मौका है उनको इस कविता के माध्यम से। शीर्षक है अड्डे के लोग। नजरबंद हैं सब लोग अपने अपने घरों में, खल रहा है न जाना काम पर दफ्तर, जाने पर होती थी मुलाकात अड्डे पर दोस्तों से। ये कॉल आ रहा है, डिस्ट्रप्शन थोड़ा सा। हाँ, न जाना काम पर दफ्तर, न जाने पर होती थी मुलाकात अड्डे पर दोस्तों से, हम ख्याल लोगों से, सिगरेट के धुएं में उड़ते ख्यालों और चाय की चुस्कियों के साथ होती थी गपशप दुनिया जहान की। अब बंद हूं घर में, कमरा है दीवारें हैं, छत है, सीलन है, घुटन है, सन्नाटा है और है मेरा अंतहीन अकेलापन। हाथ खुजलाने लगते हैं 3 हफ्तों में बढ़ी लंबी दाढ़ी कड़ी है, चुभती है। निकालता हूँ जेब से सिगरेट का एक पैकेट, लाइटर भी। सुलगाता हूँ जब मैं भी कहीं न कहीं सुलग रहा होता हूँ। सुलगाता हूँ जब मैं भी कहीं न कहीं सुलग रहा होता हूँ। कश पीने लगती है सिगरेट मुझे, कश पीने लगती है सिगरेट मुझे। मैं भी पल पल जीने लगता हूँ सिगरेट को, मैं भी पल पल जीने लगता हूँ सिगरेट को। जैसे जलने लगता है कहीं कुछ भीतर, क्षणिक ही सही राहत मिलती है। दम तोड़ते जाते हैं जब पल सुलगते हैं, दम तोड़ते जाते हैं जब पल सुलगते हैं।
याद झरने लगती है सिगरेट के राख सी। जितेन, पार्थो, घोष दौड़ जाते हैं नज़रों के सामने। बुझा देता हूँ सिगरेट, बुझा देता हूँ सिगरेट राख से भरी एस्ट्रे में। अब जैसे दबोचेगी, अब जैसे दबोचेगी एक और सिंझी हुई सांझ। टीवी ऑन करता हूँ, वही वाहियात खबरें। टीवी ऑन करता हूँ, वही वाहियात खबरें। अच्छा है बंद कर दूं, नहीं तो बढ़ जाएगा रक्तचाप समाचार सुनने से। आजकल हर जगह हर तरफ एक ही खबरें आ रही हैं, तो ऐसे में बहुत अजीब सी स्थिति हो जाती है। मानसिक उद्विग्नता बढ़ जाती है कि कैसे हैं, कैसे लोग जी रहे हैं, ऐसे में क्या हो रहा है किन के साथ। तो आशा है आप मेरी कविता से जुड़ रहे होंगे। जकड़ने लगता है ऑक्टोपस सा विचारों का मकड़जाल। सुलगा लेता हूँ एक और सिगरेट उबकर। बौराए समय से बचने के लिए एक लंबा कष्ट लेता हूँ। बंद रहने देता हूँ धुएं को भीतर तक, बंद रहने देता हूँ धुएं को भीतर तक। पीती रहती है मुझे सिगरेट, मैं भी जैसे जीता रहता हूँ उसे, मैं भी जैसे जीता रहता हूँ उसे। मुझे घेर लेते हैं झुके हुए झंडे से उदास पल, मुझे घेर लेते हैं झुके हुए झंडे से उदास पल। ढलने लगती है एक और सिमसिमी सांझ, ढलने लगती है एक और सिमसिमी सांझ। और याद आने लगते हैं अड्डे के लोग, और याद आने लगते हैं अड्डे के लोग। तो मित्रों ये स्थिति है, और ऐसी परिस्थिति में परिस्थिति से हम दो चार हो रहे हैं, और बहुत लोगों की याद आती है। ऐसे में हम बाहर निकलना हमारा बंद है। तो एक कई बार तो सन्नाटे जैसा लगता होगा जो परिवार के साथ नहीं है। जो परिवार के साथ हैं उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है, दुख सुख सब आपस में बांट लेते हैं, और टीवी भी देखते हैं, फिल्में देख रहे हैं, मनोरंजन के साधन बहुत सारे हैं खेलने के। लूडो भी खेलते हैं, बिजनेस भी खेलते हैं, और कई सारी चीज़ें जिससे समय कट सके। तो एक और कविता मैं आपसे कुछ अब सवाल जवाब भी अगर कुछ होगा तो मैं देख रहा हूँ आपके कमेंट्स को, तो उससे हम रूबरू भी होंगे। और एक कविता है, कॉलेज के दिनों में जब हम थे तो एक कल्पना से हम गुजरते हैं आज के दिनों में। तो वो उस समय की जो कल्पना है आज कहीं ना कहीं मन के भीतर होती है। तो एक कविता ताज़ा कविता है, वो लिखी है इसी लॉकडाउन के दिनों में। तो मैं चाहता हूँ कि आप तक वो बात पहुँचे। उसकी हंसी, उसकी मुस्कुराहट, न जाने, कविता इस तरह से है, न जाने कितना छुपा होता है दर्द हमारी हंसी में, न जाने कितना छुपा होता है दर्द हमारी हंसी में, हमारी मुस्कान में। जहाँ मर्म है, संवेदना है, वहाँ हंसी भी है। जहाँ मर्म है, संवेदना है, वहाँ हंसी भी है। हम हंसते हैं, मुस्कुराते हैं तो चमकने लगता है हमारा चेहरा, हमारी खुशी चेहरे से प्रकट होने लगती है। जब हम हंसते हैं, मुस्कुराते हैं तो चमकने लगता है हमारा चेहरा, जैसे धुला धुला सा, बिल्कुल साफ और पवित्र। ऐसी ही है उसकी हंसी भी, ऐसी ही है उसकी हंसी भी। वह जब हंसती है खिल जाता है जैसे उसका पोर पोर, उसके चेहरे की खाल को पतला कर देती है उसकी हंसी, उसकी मुस्कुराहट। जब वो हंसती है वह परिंदे जैसे उड़ने लगते हैं, जब हंसती है वह परिंदे जैसे उड़ने लगते हैं आसमान में खुशी से। उसकी धीमी हंसी, उसकी धीमी मुस्कुराहट लगती है बिल्कुल नरम, बिल्कुल मुलायम, जैसे डूबी हो ओस की नमी में, जैसे डूबी हो ओस की नमी में। आंखें गीली गीली सी हो जाती हैं खुशी से, आंखें गीली सी हो जाती हैं खुशी से, जब वह हंसती खिलखिलाकर बिल्कुल
पागलों सी, तो हंसी थिरकती रहती है पल भर वहीं पर उसी के आसपास। तो हंसी थिरकती रहती पल भर वहीं पर उसी के आसपास। कभी उसकी हंसी, उसकी मुस्कुराहट स्वतः स्फुर्त होती, जैसे निःसृत हो रही हो उसके भीतर से, अंतर्मन से, अंतरतम से। तब मानो पूरा वजूद ही मुस्कुरा उठता। एक तरह की लुनाई उभर आती उसके चेहरे पर जब वह पूछती किसी से अपनी रसपूर्ण मुस्कुराहट के साथ, तो जैसे पिघल ही जाता। जब वह पूछती किसी से अपनी रसपूर्ण मुस्कुराहट के साथ, तो जैसे पिघल ही जाता सामने वाला। धीमे से कंपन होने लगता होठों की पंखुड़ियों में उसकी सलज्ज मुस्कुराहट। देह जैसे देह नहीं, एक संपूर्ण भाषा हो, संगीतमय भाषा। चेहरा, आंखें, देह, भावभंगिमा सराबोर हो जाते उसकी पवित्र हंसी से। कर देते हैं मंत्रमुग्ध उसकी लय, ताल, छंद। बहा लेती जाती है आसपास के परिदृश्य को। हंसती है जब मोहक अंदाज में, महक जाता है जैसे समूचा वातावरण। हंसती है जब वह मोहक अंदाज में, तो जैसे महक जाता है समूचा वातावरण उसकी सदाबहार हंसी से। नहीं टिकती पल भर भी उदासी, मनहूसियत उसके आसपास भी। हर वक्त तारी रहती है खालिस भोलेपन उसकी हंसी में। ओढ़ लेती है बच्चों की दूधिया हंसी सी मासूमियत। मुस्कुरा उठती है उसकी आंखें भी उसकी निश्चल हंसी से, उल्लास से, चिड़ियों के पंख के मानिंद। खुद नहा जाती है कभी कभी अपनी हंसी से ही। वह खुद नहा जाती है अब कभी कभी अपनी हंसी से ही। एक ताजगी झलकने लगती है, नई कोपल, नए पत्तों सी उसके मुखमंडल पर। खुद नहा जाती है कभी कभी अपनी हंसी से ही। एक ताजगी झलकने लगती है, नई कोपल, नए पत्तों सी उसके मुखमंडल पर। रुक कर निहारते हैं लोग क्षण भर उसे, रुक कर निहारते हैं लोग क्षण भर उसे। हंसती है जब वह नदी के उन्मुक्त प्रवाह की तरह। खनखनाहट होती है उसके चहकने में भी, खनखनाहट होती है उसके चहकने में भी। निखर उठता है उसका लावण्य उसके चेहरे पर। निखर उठता है लावण्य उसके चेहरे पर। गुनगुनी धूप सरीखी जब वह मुस्कुराती है, गुनगुनी धूप सरीखी जब वह मुस्कुराती है। वही चुलबुलापन, वही चपलता होती है। हंसती है जब वह खिलखिलाकर, जैसे हरहराती बहती जाती है नदी, जैसे हरहराती बहती जाती है नदी पहाड़ से उतरते हुए। चाहे गर्मियों की शाम हो, सर्दियों की धूप हो, दरख्तों के साए हों, अथवा बरसात की रिमझिम फुहार हो, एक सी ही होती है उसकी हंसी। एक अर्थ देते हुए चेहरे, चेतना और संवेदना को भी, एक अर्थ देते हुए चेतना और संवेदना को भी। जब वह हंसती है, मुस्कुराती है, सूरज की किरणों की तरह बदलता है उसकी आँखों का रंग भी। जब वह हंसती है, मुस्कुराती है, सूरज की किरणों की तरह बदलता है उसकी आँखों का रंग भी। कभी नीले और कथई, कभी स्लेटी, तो कभी हल्का हरा भी, या फिर धूप जाने और रात शुरू होने के बीच जो रंग उभरता है ना, बिल्कुल वैसा।
उसकी हंसी में होती है आत्मीयता, लयात्मकता, मादकता, पूरक हैं एक दूसरे की। उसका व्यक्तित्व, उसकी हंसी में होती है आत्मीयता, लयात्मकता, मादकता, पूरक हैं एक दूसरे की। उसका व्यक्तित्व और उसकी सदाबहार हंसी, उसका व्यक्तित्व और उसकी सदाबहार हंसी। तो मित्रों, ये कविता थी उसकी हंसी, उसकी मुस्कुराहट। पता नहीं आप तक बात पहुंची कि नहीं, मेरी संवेदना आप तक मुझे लगता है कि पहुंच रही होगी और आपको पसंद आया होगा। और मैं कुछ सवाल तो नहीं है। अंशु चौधरी जी हैं हमारे साथ, कविता से जुड़ गए हैं। कुछ और लोग हैं, जैसे जैसे आते जाएंगे मैं उनका आप तक उनका संदेश भी मैं पहुंचाता जाऊंगा। या कुछ सवाल होंगे तो मैं उनसे भी रूबरू होऊंगा उनके साथ। तो कुछ और कविताओं के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। एक कविता है, समाज के जैसे हालात हैं और गैर बराबरी की जो स्थिति है, असमानता की स्थिति है, कई लोगों को उनका हक नहीं मिलता है और जबकि वो उसके हकदार होते हैं और फिर भी उनको वंचित रखा जाता है उनके हक से। तो इस बारे में मेरी एक कविता है, हक के लिए लड़ो। कैसे लड़ना है ये बात मैंने कोशिश की है कि आप तक पहुँचे। हक के लिए लड़ो। जैसे खेल के मैदान में लड़ते हैं खिलाड़ी, जैसे खेल के मैदान में लड़ते हैं खिलाड़ी, जीतने के लिए वैसे ही लड़ो। जैसे खेल के मैदान में लड़ते हैं खिलाड़ी, जीतने के लिए वैसे ही लड़ो। अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपनी इज्जत के लिए, अपनी मर्यादा के लिए लड़ो। ऐसे कि गलत न कहें तुम्हें चार लोग। लड़ो ऐसे कि गलत न कहें तुम्हें चार लोग। लड़ो कि बल पड़ जाए, लड़ो कि बल पड़ जाए किसी के माथे पर, कि नहीं छीनना चाहिए था हमें किसी का वाजिब हक। लड़ो कि बल पड़ जाए किसी के माथे पर, कि नहीं छीनना चाहिए था हमें उसका वाजिब हक। उस सपने के लिए लड़ो, उस सपने के लिए लड़ो जो तुमने देखा है, जो तुमने देखा है देश और समाज की खुशहाली का। उस सपने के लिए लड़ो जो तुमने देखा है देश और समाज की खुशहाली का। अपनी गलती पर मत लड़ो, अपनी गलती पर मत लड़ो। लड़ो तो अपनी निराशा से लड़ो, अपनी असफलता से लड़ो, अपमान के लिए लड़ो। अपनी गलती पर मत लड़ो, लड़ो तो अपनी निराशा से लड़ो, अपनी असफलता से लड़ो, अपमान के लिए लड़ो। पर लड़ो ऐसे कि आहत न हो कोई। लड़ो ऐसे कि आहत न हो कोई, न बहे खून किसी का, न बहे खून किसी का। लड़ो तो उसकी अंतरात्मा से लड़ो, लड़ो तो उसकी अंतरात्मा से लड़ो, ताकि सोच भी न सके वह तुम्हें डराने का, तुम्हें हराने का, तुम्हारा हक हड़पने का। लड़ो तो उसकी अंतरात्मा से लड़ो, ताकि सोच भी न सके वह तुम्हें डराने का, तुम्हें हराने का, तुम्हारा हक हड़पने का। किसी का उधार लेकर मत लड़ो, किसी का उधार लेकर मत लड़ो। लड़ो कि भरोसा कायम रहे, लड़ो कि भरोसा कायम रहे। लड़ो कि इंसानियत जिंदा रहे, लड़ो कि तुम्हारा स्वाभिमान बचा रहे, लड़ो कि तुम्हारा स्वाभिमान बचा रहे। तो मित्रों, ये हक की लड़ाई के लिए एक कविता थी। और हम जैसा कि देखते हैं समाज में जो सामर्थ्यवान है, जो मजबूत है, वो कमज़ोर को कभी उसका हक लेने नहीं देता है, उसका हक हड़प जाता है। तो लड़ाई हमें इस तरह से लड़नी है, हमें आगे बढ़ना है अपने हक के लिए, अपने वजूद के लिए,
पर अपनी इज्जत के लिए, अपनी मर्यादा के लिए, अपने सम्मान के लिए। तो आशा है आप तक मेरी बात पहुंच रही होगी। और मैं आगे बढ़ता हूँ किसी और कविता के साथ में। एक दाम्पत्य जीवन में ऐसा होता है पति पत्नी का साथ कि कई बार जब वह नहीं होती है तो हमें बहुत कमी खलती है। सब कुछ जैसे लगता है कि सुना सुना सा हो गया। घर में कुछ सामान रखा हुआ है, कुछ मिलता नहीं है, कुछ करने का मन नहीं होता है, बुझा बुझा सा रहता है मन। तो ऐसे में एक कविता है, जब तुम नहीं होती। आशा है अब तक बात पहुंचेगी। शीर्षक है, जब तुम नहीं होती। वैसे ऐसा तो कभी कभार ही होता है, वैसे ऐसा तो कभी कभार ही होता है जब तुम नहीं होती हो। तुम्हारा न होना रिक्तता से भर देता है, घर में बहुतों के और बहुत कुछ होते हुए भी। तुम्हारा न होना रिक्तता से भर देता है, बहुत कुछ और बहुतों के होते हुए भी। एक शून्य सा लगता है, एक शून्य सा लगता है, खालीपन सा लगता है जिसे नहीं भर सकता कोई और। तुम भी जानती हो यह सब, तुम भी जानती हो यह सब, पर पता नहीं क्यों एक भ्रम का सा एहसास होता है तुम्हें कभी कभी। और बोलती भी तो हो तुम कि मैं तो याद भी नहीं आती होंगी। बच्चे भी कहाँ याद करते हैं, कोई फ़ोन भी तो नहीं करता। पर नहीं है ऐसा जैसा तुम्हें लगता रहा है। तुम्हारे न रहने की स्थिति में, या जब तुम नहीं होती हो। जब तुम नहीं होती हो तो तलाश होती है तुम्हारी। जब तुम नहीं होती हो तो तलाश होती है तुम्हारी। नज़र जाती है बार बार जहाँ तुम अक्सर बैठा करती हो, जहाँ बैठकर निहारती हो मोबाइल, चेक करती हो मैसेज व्हाट्सएप या फेसबुक पर या यूट्यूब पर खाना खजाना भी। या फिर चली जाती है नज़र रसोई घर में, जब तुम साड़ी का पल्लू कमर में खोंचती हुई उड़ेलती हो चाय प्याली में। या फिर वॉश बेसिन पर भी चली जाती है नज़र, जब तुम मारती हो छींटे अपने मुंह पर बड़े ही निराले अंदाज में। या फिर लॉबी में, जब तुम समेटती हो खुले बाल, बनाती हो जूड़ा। या फिर जब कभी बनाता हूँ मैं चाय या कुछ और बड़े शौक से, और नहीं मिलती है कोई चीज़, चीनी या चाय या कोई मसाले की डिबिया, तब झल्लाते हुए और मुंह बनाते हुए कुछ अजीब तरह से, या फिर बड़बड़ाते हुए भी कुछ कुछ जब कहती हो तुम्हें तो कुछ मिलेगा ही नहीं, इससे तो अच्छा होता मैं खुद ही बना लेती। तुम जब नहीं होती हो तो जैसे नहीं आती गौरैया सामने के पेड़ पर। तुम जब नहीं होती हो तो जैसे नहीं आती गौरैया सामने के पेड़ पर। जैसे सूरज छिप जाता है बादलों के बीच, अंधेरा जैसे छा जाता है दिन ढलने से पहले ही। सच में तुम जब नहीं होती हो तो जैसे आवारा बादल, तुम जब नहीं होती हो तो जैसे आवारा बादल घुमड़ने लगता है पूरे आसमान में, बिना बरसे इधर से उधर देशवासियों को भ्रमित करते हुए। ठीक वैसी ही स्थिति होती है मेरी भी, तुम जब नहीं होती हो। तुम जब होती हो तो जैसे सब कुछ, तुम हो तो सब कुछ, तुम हो तो सब कुछ है, तुम नहीं तो कुछ नहीं। तुम नहीं तो मज़ा नहीं पछुआ बयार का, तुम नहीं तो स्वाद नहीं चाय में, तुम नहीं तो एक शोर है शांति के बीच, तुम नहीं तो एक शोर है शांति के बीच, तुम नहीं तो उदासीन है समूचा वातावरण, तुम नहीं
तो एक चुप्पी है दीवारों के बीच। तुम नहीं तो तिक्त हैं सारे एहसास, तुम नहीं तो निरर्थक हैं वो सारी चीज़ें जिनसे आती है सार्थकता जीवन में। तुम नहीं तो निरर्थक हैं वो सारी चीज़ें आती है जिनसे सार्थकता जीवन में। सच में कुछ नहीं होता जब तुम नहीं होती हो, सच में कुछ नहीं होता जब तुम नहीं होती हो। तो मित्रों, ये एक दाम्पत्य जीवन में एक जो कमी रहती है किसी के चले जाने पर, या फिर कोई पुरुष चला जाता हो या महिला रह जाती हैं, या महिला चली जाती हैं पुरुष रह जाता है, तो दोनों ही स्थिति में ऐसा होता है कि कमी का एक एहसास होता है एक दूसरे को, और बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं ढूंढने पर भी। तो मित्रों, अब जैसे अब आज के समय में सब कुछ ऑनलाइन है और मोबाइल व्हाट्सएप पर एक तरह से ज़िंदगी चल रही है। जब बोर हो जाते हैं मोबाइल देखने लगते हैं, व्हाट्सएप चेक करने लगते हैं, फेसबुक पर चले जाते हैं, किसी का कमेंट लाइक करते हैं, किसी को कमेंट करते हैं और कुछ अपनी पोस्ट करते हैं। तो ऐसे में अपना कई लोग अपना डीपी बदलते हैं। तो एक कविता है, यह जो तुम्हारा डीपी है ना, यह जो तुम्हारा डीपी है ना। अब एफडीपी पर एक कविता है, मैं चाहूँगा कि आप उससे जुड़ें। यह जो तुम्हारा डीपी है ना, कितने रंगों में खिलती हो तुम एक साथ अपने डीपी में। यह जो तुम्हारा डीपी है ना, कितने रंगों में खिलती हो तुम एक साथ अपने डीपी में। अलग अलग फ्रेम, अलग अलग फ्रेम, अलग अलग रंग, सिर्फ बैकग्राउंड नहीं बदलता, बदलती रहती हो तुम भी। इस फ्रेम में एक ऐसा फ्रेम है, इस फ्रेम में तुम्हारी लटें बिखरी बिखरी सी हैं। इस फ्रेम में तुम्हारी लटें बिखरी बिखरी सी हैं। तुम्हारा रूप कितना निखरा निखरा सा है, आँखें तिर्यक सी हैं कुछ सोचती हुई। आँखें तिर्यक सी हैं कुछ सोचती हुई। इस फ्रेम में तो बिल्कुल अलग, इस फ्रेम में तो बिल्कुल अलग, उंगली के पोर टिकाए ठुड्डियों पर। बिल्कुल स्ट्रेट हैं तुम्हारे केश, होठ सुर्ख गुलाबी हैं, लगाया हो जैसे गाढ़ा गुलाबी लिपस्टिक अभी अभी। बरौनियों तक झुक आई हैं लटें, कानों की बाली चूम रहे हैं तुम्हारे कोमल गालों को। इस फ्रेम में निकल आया है, निखर आया है रूप। इस फ्रेम में निखर आया है रूप, सुंदर साड़ी में जैसे किसी ने तुम्हें गुदगुदाया है अभी अभी, जैसे किसी ने तुम्हें गुदगुदाया है अभी अभी। ऐसी निश्चल हंसी कि दिख रही हैं तुम्हारी सारी दंत पंक्तियाँ। एक ऐसा फ्रेम जिसमें रेस्तरां है, पृष्ठभूमि में अगल बगल बैठी हैं तुम्हारी सहेलियाँ। एक तुम ही हो जो कसी कसी सी हो, एक तुम ही हो जो कसी कसी सी हो, किसी कसे हुए वीणा जैसी, किसी कसे हुए वीणा जैसी। एक फ्रेम में न जाने किस सोच में डूबी हो, एक फ्रेम में न जाने किस फ्रेम में डूबी हो, थोड़ी मोटाई सी लगती हो। इस रूप में भी बड़ी मादक हैं तुम्हारी अदाएं। यह तुम्हारा डीपी है, कितने रूप, यह तुम्हारा डीपी है, कितने रूप, न जाने कितने रंग, न जाने कितनी छवियां हैं तुम्हारी। अच्छा लगता है यूं ही ओढ़े रहना तुम हरित मुस्कान हमेशा। अच्छा लगता है यूं ही ओढ़े रहना तुम हरित मुस्कान हमेशा, ये हरित मुस्कान हमेशा। तो मित्रों, ये है डीपी पर एक कविता थी, एक कोशिश की थी कि आप तक बात पहुँचे। अब एक कविता है प्रकृति से जुड़ी हुई, चिड़िया। बिल्कुल आजकल मौसम जो है, वातावरण जो है, हमारा पर्यावरण बिल्कुल बदला हुआ है लॉकडाउन में, और चिड़ियों की आवाज़ साफ सुनाई देती है। कई बार हम चिड़ियों की आवाज़ से अपनी हमारी नींद खुलती है सुबह सुबह, और पहले शोर में पता नहीं चलता था कि
चिड़ियों की आवाज़ भी नहीं पहचान पाते थे कि कौन सी चिड़िया है, गौरैया है कि कौवा है कि कोयल है। कई बार शोर में नहीं पता चलता था। अब शोर नहीं है तो सबकी आवाज़ साफ सुनाई देती है। एक चिड़िया जैसे मानो पेड़ पर बैठी है हमारे सामने में और जैसे कह रही है कि उड़ जाने दो मुझे उस पार। एक चिड़िया जो पिंजड़े में बंद है और इस लॉकडाउन में भी, तो जैसे वो कह रही है कि उड़ जाने दो मुझे उस पार। एक शीर्षक है ये कविता का। और कविता आगे है कि पिंजरे में बंद गौरैया को देखकर हम रचते हैं न जाने कितनी कविताएं। पिंजरे में बंद गौरैया को देखकर हम रचते हैं न जाने कितनी कविताएं। भाव विभोर करती हैं हमें उनका चूं चूं ची ची करना। भाव विभोर करती हैं उनकी आवाज़ें, उनका चूं चूं ची ची करना। हम भूल जाते हैं, हम पढ़ नहीं पाते कि रहना चाहती हैं वह भी आज़ाद। मानो कहती हैं हम तो पंछी हैं, करते हैं सैर सारे जहां की। अपने पंखों के सहारे नाप लेते हैं दूरियां, सागर के उस पार भी। घूम आते हैं क्षितिज तक, कभी क्षितिज के उस पार भी। उड़ जाने दो मुझे, प्रकृति के वे सारे दृश्य समा लाएंगे तुम्हारे लिए। प्रकृति के वे सारे दृश्य समा लाएंगे तुम्हारे लिए। अपनी आँखों में पोखर तालाबों झरनों का पानी लाएंगे भरकर अपनी नन्ही सी चोंच में। पोखर तालाबों झरनों का पानी लाएंगे भरकर अपनी नन्ही सी चोंच में। लाएंगे गंगा का पानी भी छिड़क देंगे तुम पर। लाएंगे गंगा का पानी भी छिड़क देंगे तुम पर। लाएंगे तुम्हारे गांव की मिट्टी अपने पंजों में जकड़कर उड़ेल देंगे तुम्हारे आंगन में। लाएंगे तुम्हारे गांव की मिट्टी अपने पंजों में जकड़कर उड़ेल देंगे तुम्हारे आंगन में। महक आएंगी तुम्हें उसकी सोंधी सोंधी खुशबू। आजाद कर दो मत बांधो बंधन में। उड़ जाने दो मुझे उस पार। तो मित्रों, पंछी भी बहुत कुछ चाहती है, बहुत कुछ कहती है। कई बार हम समझ पाते हैं, कई बार नहीं समझ पाते हैं। लेकिन ये लॉकडाउन का जो समय है इसमें हमें बहुत कुछ समझ में आ रहा है कि हमें प्रकृति से जुड़े रहना चाहिए। और गंगा का पानी, यमुना का पानी, हवा, पानी जिससे हम जीते हैं, जो हम सांस लेते हैं, जो हम पीते हैं, सब आजकल शुद्ध हो रहे हैं। एक तरफ तो हम मार झेल रहे हैं कोरोना का, और दूसरी तरफ हमें एक वरदान के रूप में सब कुछ शुद्ध नज़र आ रहे हैं। ये बहुत, एक तरफ तो कहें गमकीन का भी माहौल है, गम का माहौल है, दूसरी तरफ खुशी का भी है कि उसका दूसरा पक्ष भी है। तो एक उसी से जुड़ी एक कविता थी, उड़ जाने दो मुझे उस पार। मित्रों, बहुत हम महानगर में भी हैं और यहाँ बहुत बड़ी आबादी जो अपने गांव से शहर को आई है, कुछ रोजगार की तलाश में, कभी कुछ और, कभी किसी वजह से, कभी इलाज के लिए, कुछ दूसरे वजह से तो आकर फंस जाते हैं। तो बहुत बड़ी आबादी अपने रोजगार के सिलसिले में शहर को आती है और कभी कभी तो ऐसा होता है कि यहीं की होकर रह जाती है वह आबादी। तो ऐसे में कई लोग, अब भी हमने देखा कि दिल्ली के बॉर्डर पर मजदूरों का घर जाना उनका कितना ज़रूरी था। बहुत बड़ी आबादी हज़ारों में वहाँ इकट्ठी हो गई है अचानक, और सरकार को उनके व्यवस्था करनी पड़ी। कई लोग उनको रोक दिया गया जाने से। कुछ लोग पैदल ही हज़ारों किलोमीटर दूर का सफ़र तय किया, अपने गांव पहुँचे वहाँ पर। और कुछ लोग यहीं रोक दिया गया, उनको क्वारंटाइन कर दिया गया, फंस गए हैं। और इस महामारी के दौर में उनको कुछ सूझ नहीं रहा है। रोजगार, खाना पीना, रहना, सब बहुत मुश्किल दौर में लोग गुजर रहे हैं। तो ऐसे में गांव की मित्रों याद आती है। हमारे मन में गांव बसा रहता है।
और ऐसे में जब हम घर में बंद हैं और सब तरह की परेशानी झेल रहे हैं, दूसरों को परेशान होते देख रहे हैं, तो ऐसे में गांव बहुत याद आता है। और ऐसे समय में खास करके गांव में रहना लगता है कि हम गांव में रहते हैं, नहर की सैर करते, खेतों में जाते, फसल कट रही आजकल गेहूं की, वहाँ देखते, सब कुछ संभालते, बाबूजी को मदद करते, भाई बहन को मदद करते। तो ऐसे में गांव बहुत याद आता है, हमारा मन गांव में ही बसता है। उससे जुड़ी एक कविता है, मन में बसता है मेरा गांव, मन में बसता है मेरा गांव। हम शहर में रहते हैं अब, भीड़ भाड़ वाला शहर, यूं कहें महानगर, हर वक्त परेशान और बेहाल। आ गए शहर में रहने पढ़ाई लिखाई के दिनों में ही, पर गांव बसा रहा अंतस में हमेशा, गांव बसा रहा अंतस में हमेशा। जैसे जब बैठा रहता हूँ अकेला एकांत में, मन निकल जाता है गांव की सैर पर। जब बैठा रहता हूँ अकेला एकांत में, मन निकल जाता है गांव की सैर पर। खुलने लगती है परत दर परत, खुलने लगती है परत दर परत गांव की यादें। छुट्टियों में जब पहुंचते हैं गांव, और माँ के चेहरे पर झलकती है जो खुशी, लौटते वक्त बदल जाती है गम में। जैसे बंध जाती है चक्कर घिन्नी माँ के पैर में, मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने और खिलाने की हड़बड़ी, दूध पीने का आग्रह खाने के बाद खूब औंटाया हुआ, मोटी मलाई वाला एक कटोरा दूध आज भी घूम जाता है आंखों के सामने, सौंधापन लिए वह दूध का कटोरा। माँ का वह चेहरा लकड़ी व गोईठे के धुएं से मिचमिचा जाती हैं जैसे। माँ की आंखें, आ जाता है वह दृश्य बरबस हमारी आंखों के सामने। अब पोते पोतियों को पलकों पर बिठाने वाली माँ, पत्नी को दुल्हन कहकर बुलाने वाली माँ, मुझे बढ़का कहकर बुलाने वाली माँ, उसकी प्यार भरी बातें गूंजने लगती हैं बरबस, उसकी प्यार भरी बातें गूंजने लगती हैं बरबस मेरे कानों में। जैसे जैसे सरपट दौड़ रही है ट्रेन, जैसे जैसे सरपट दौड़ रही है ट्रेन गांव की ओर, नाकों से टकराने लगी है गांव की सौंधी मिट्टी और पुआल की खुशबू। नाकों से टकराने लगी है गांव की सौंधी मिट्टी की खुशबू और पुआल की खुशबू। तो मित्रों, ये एक गांव की याद जो हम महानगर में रह रहे हैं उनको बहुत सताती है, तो उससे संबंधित एक कविता है थी। बेटा मोबाइल लो मम्मी का, मम्मी का मोबाइल, उसमें कविता है ना। एक और कविता है, मैं चाहता हूं कि आप तक पहुंचे। कई युवा मित्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और एक ऐसा समय था, अब तो बदल गया है खैर, मोबाइल पे हर सब कुछ व्हाट्सएप फेसबुक से मैसेज या फिर एसएमएस के थ्रू हमारे तक बात तक पहुंचती है, बाबूजी का संदेश पहुंचता है। और एक समय था जब बाबूजी चिट्ठी लिखते थे, हम बाहर शहर में गांव से आए हुए थे, और बाबूजी चिट्ठी लिखते थे कि बेटा क्या करना है। बहुत सारी नसीहतें होती थी पढ़ाई लिखाई के दौरान, कैसे रहना है, शहर की भागदौड़ से बचना है, वहाँ के रंगत में नहीं रंगना है, गांव का ख्याल रखना है, हम किस पृष्ठभूमि से हैं इस बात का भी ध्यान रखना है। तो ऐसी बातें बाबूजी लिखते थे, जो आज जब मैं याद करता हूँ तो लगता है कि हम एक दूसरे दौर में आ गए हैं, और उनकी नसीहतें आज हमें काम आ रही हैं। तो कविता है बाबूजी की चिट्ठी। मुझे लग रहा है कि यह संदेश जो एक कविता पाठ का जो दौर चल रहा है युवाओं तक पहुंच रही होगी, और उन तक ये बाबूजी की चिट्ठी की बात भी पहुंचे, ये मैं चाहूँगा। बहुत कुछ लिखा होता है
किताबों में। बाबूजी लिख रहे हैं, बहुत कुछ लिखा होता है किताबों में, उन्हें सिर्फ काले अक्षर मत समझना। बहुत कुछ लिखा होता है किताबों में, उन्हें सिर्फ काले अक्षर मत समझना। समझना उनसे समझदारी और ज्ञान की बातें। समझना उनसे समझदारी और ज्ञान की बातें। पाई पाई जोड़कर और पेट काट कर भेजता हूँ पैसे तुम्हारे खर्चे के लिए। पसीने की इस कमाई को यूं ही मत लुटाना। पसीने की इस कमाई को यूं ही मत लुटाना। महानगर की चकाचौंध खींचेगी तुम्हें अपनी तरफ, उस ओर मत होना आकर्षित। बाबूजी लिखते हैं कि तुम्हें कोई देख नहीं रहा राह चलते, ऐसा मत समझना। 1000 आंखें लगी हैं तुम्हारे पीछे। मैं नहीं कहता कि तुम अव्वल आना। बाबूजी लिखते हैं कि मैं नहीं कहता कि तुम अव्वल आना, औसत ही रहना, पर सीखना जूझना जिंदगी की तल्ख सच्चाइयों से। बुरे लोग ज़्यादा हैं तो अच्छे भी कम नहीं। अपने दिमाग का पट खोलकर विश्वास करना सीखना तो दूसरों का विश्वास जीतना भी। अपने दिमाग का पट खोलकर विश्वास करना सीखना तो दूसरों का विश्वास जीतना भी। बाबूजी लिखते हैं, स्वभाव मृदु रखना अच्छी बात है, पर जरूरत पड़ने पर सख्त होने से परहेज मत करना। जिंदगी फूलों का सेज नहीं, कांटों का ताज है। जीवन में आती कठिनाइयों से मत घबराना। कठिनाइयाँ तो खराद की तरह हैं, व्यक्तित्व को निखारती हैं। दुख पीना, दर्द सहना, खुश रहना। पर्वत की तरह अडिग और धरती की तरह धीरज रखना अपने अंदर। पर्वत की तरह अडिग और धरती की तरह धीरज रखना अपने अंदर। जैसे रात के बाद आता है दिन, जैसे रात के बाद आता है दिन और अंधेरे के बाद उजाला, तो उजाले का इंतजार करना। बाबूजी कहना चाहते हैं कि दुख के बादल आते हैं तो छट जाते हैं। जैसे ही तेज हवा चलती है बादल को बहा ले जाती है। अंधेरा है तो छटेगा भी, सवेरा होगा। तो दुख कष्ट जितने भी जीवन में हैं वो सब क्षणिक हैं, आएंगे चले भी जाएंगे। तो उसकी चिंता नहीं करने के लिए बाबूजी कह रहे हैं कि बाबूजी कहते हैं, कमाई की एक कौड़ी भी ज़्यादा है मुफ्त में मिले रुपए से। कमाई की एक कौड़ी भी ज़्यादा है मुफ्त में मिले रुपए से। मेहनत से कभी जी मत चुराना। बड़ा आदमी बनने से भी अच्छा है, मैं ध्यान चाहूँगा आपका इन पंक्तियों पर, कि बड़ा आदमी बनने से भी अच्छा है अच्छा आदमी बनना। बड़ा आदमी बनने से भी अच्छा है अच्छा आदमी बनना। यह सब सीखने में तुम्हें लगेगा समय। जान जाओगे सब भले बुरे के बारे में। यह सब सीखने में तुम्हें लगेगा समय। धीरे धीरे जान जाओगे सब भले बुरे के बारे में। जब लगेगी ठोकर तो राह के रोड़ों से मत घबराना। जब लगेगी ठोकर तो राह के रोड़ों से मत घबराना। जिंदगी के बगीचे में बसंत की अगवानी करना मत भूलना। मत रोकना लताओं को फुनगियों तक पसरने से। कभी भीड़ का हिस्सा न बनना। शहर में भीड़ बहुत है, भीड़ में भी अकेला महसूस करना चाहिए व्यक्ति को, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा बाबूजी भी कहते थे। कभी भीड़ का हिस्सा न बनना, भीड़ में रहकर भी तमाशबीन मत बनना एक कोने में खड़े होकर। तमाशबीन मत बनना एक कोने में खड़े होकर। किसी राहगीर को लूटने से बचाने में छील जाएं यदि घुटने भी उसकी परवाह मत करना। किसी राहगीर को लूटने से बचाने में छील जाएं यदि घुटने भी उसकी परवाह मत करना। संवेदनहीनता न घर करे भीतर।
देखिएगा, संवेदनहीनता न घर करे तुम्हारे भीतर, इसीलिए बीच बीच में गांव आते रहना। मैं दोबारा पढ़ता हूं, आप ध्यान दीजिएगा। बाबूजी कहते हैं कि संवेदनहीनता न घर करे तुम्हारे भीतर, इसीलिए बीच बीच में गांव आते रहना। पीछे नहीं रहना कभी अन्याय के खिलाफ हाथ उठाने और बेजुबान लोगों की आवाजें ऊंची करने में। आसान नहीं है यह सब करना। बाबूजी कहते हैं आसान नहीं है यह सब करना। मत टूटने देना उन सपनों को, जाते हुए टांग गए थे तुम दीवार की खूंटी पर, जाते हुए टांग गए थे तुम दीवार की खूंटी पर। तो मित्रों, ये बाबूजी थे, बाबूजी की चिट्ठी थी, बाबूजी के विचार थे और उनकी नसीहत थी, और उन्हीं नसीहतों को लेकर हमें आगे बढ़ना है। बाबूजी संघर्ष से जूझने के लिए भी कहते हैं, बाबूजी किसी राहगीर को बचाने के लिए भी कहते हैं, और संवेदनहीनता न घर करे भीतर, इसीलिए बाबूजी चाहते हैं कि बेटा गांव आते रहे। मित्रों, हम शहर की जो संवेदनशीलता है उसमें कमी जरूर होती है। सबको भागदौड़ की चिंता लगी रहती है, सभी अपने आने जाने में ही व्यस्त रहते हैं। जल्दी पहुंचना है, जल्दी घर पहुंचना है, जल्दी दफ्तर पहुंचना है। इस आपाधापी में संवेदनहीनता घर कर जाती है व्यक्ति में। अब मजबूरी का हो या कुछ शौकिया हो अलग बात है, आप विचार कर सकते हैं इस पर, लेकिन गांव में संवेदनशीलता है, अभी बची हुई है। तो इसीलिए बाबूजी को चिंता रहती है कि बेटा गांव आते रहे, ताकि वह तुम संवेदनशील बने रहो। तो ये बाबूजी की चिट्ठी थी। एक और कविता है, ज़्यादा टाइम नहीं, एक दो कविताएं और आप तक पहुंचाऊंगा। तो एक कविता है, इस मुश्किल समय में। मित्रों, बहुत मुश्किल भरा दौर है और सब तरह से मुश्किल है। अभी तो कोरोना से हम लड़ रहे हैं, कोरोना से जब नहीं लड़ रहे थे तब भी बहुत मुश्किल थी। हर तरह की जो समाज में है, जो भ्रष्टाचार है, जो व्यभिचार है, तो उस सब से हम त्रस्त हैं। जो बुजुर्गों का जो अनादर होता है और अवमूल्यन हो रहा है हर जगह, हर व्यवस्था में, चाहे किसी भी पेशे में हो कोई भी, और हर जगह हमें अवमूल्यन दिखाई दे रहा है, मूल्यों का अवमूल्यन। तो ये बड़ी चिंता का विषय है। तो इस तरह के मुश्किल दौर से हम गुजर रहे हैं और हम जी रहे हैं। तो उसी से संबंधित एक कविता है, इस मुश्किल समय में। इस मुश्किल समय में कितना मुश्किल हो गया है बचा पाना अपना ईमान, अपनी अस्मिता। इस मुश्किल समय में कितना मुश्किल हो गया है बचा पाना अपना ईमान, अपनी अस्मिता। जैसे सारी दुनिया समा जाने को आतुर है महासागर में, और मैं अकेला रह गया हूं नदी के मुहाने पर। एक भीड़ है मेरे चारों तरफ, सारे लोग जैसे धकिया रहे हैं एक दूसरे को शामिल होने के लिए दांव पेंच की दौड़ में। सभी दांव पेंच में लगे हुए हैं, सब आगे वाले को पीछे धकेल देना चाहते हैं कि हम आगे निकल जाएं, हम बारी में, मेरी बारी सबसे पहले आ जाए। तो ये बहुत कठिन समय है और चिंता का समय है। तो एक भीड़ है मेरे चारों तरफ, सारे लोग जैसे धकिया रहे हैं एक दूसरे को शामिल होने के लिए दांव पेंच की दौड़ में। कोई गिरा रहा है अपने को, कोई गिरा रहा है अपने को जिंदगी में ऊपर उठने के लिए। कोई इसलिए निकल जाना चाहता है सबसे आगे, कोई इसलिए निकल जाना चाहता है सबसे आगे कि पिछड़ गया है वह जिंदगी की रफ्तार में। कोई हो गया है इतना बाजारू कि वह होना चाहता है और ज्यादा सामाजिक। कोई हो गया है इतना बाजारू कि वह होना चाहता है और ज्यादा सामाजिक। सचमुच मित्रों, सचमुच थोड़े से लोग हैं ऐसे, आप भी गौर कर सकते हैं आसपास अगर नजर दौड़ाएं तो। थोड़े से लोग हैं ऐसे जिनसे होती है मिलने की इच्छा, थोड़े से लोग हैं ऐसे जिनसे होती है मिलने की इच्छा, थोड़े से लोग हैं ऐसे जिनसे करता है मन बतियाने का, थोड़े लोग हैं ऐसे जिनके लिए झुकता है सिर आदर भाव से, थोड़े ही लोग हैं ऐसे,
थोड़े ही लोग हैं ऐसे, नहीं होती इच्छा जिनसे कतरा कर निकल जाने की। थोड़े ही लोग हैं ऐसे मित्रों, बहुत थोड़े लोग हैं ऐसे जिनके पास नहीं है थोड़ा सा भी समय बाकी चीजों के लिए। बहुत थोड़े लोग हैं ऐसे जिनके पास नहीं है थोड़ा सा भी समय बाकी चीजों के लिए, काम धंधे और बीवी बच्चों के सिवा। इस मुश्किल समय में कितना मुश्किल हो गया है बचा पाना अपना ईमान, अपनी अस्मिता। जैसे सारी दुनिया समा जाने को आतुर है महासागर में, और मैं अकेला रह गया हूँ नदी के मुहाने पर, और मैं अकेला रह गया हूँ नदी के मुहाने पर। एक और कविता है आम आदमी। मित्रों, सरकार की सारी योजनाएं आम आदमी के लिए बनती हैं, पर आम आदमी जो है उसका भला कभी नहीं होता है। वह उसी परेशानी में, उसी बदहाली में जी रहा होता है। लेकिन जब आम आदमी ठान लेता है, अब इसका आम आदमी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, आप ऐसा नहीं समझेंगे। तो ये कविता है आम आदमी, और आम आदमी क्या कर सकता है इस कविता के माध्यम से मैं आप तक रखता हूं। वह व्यवस्था को बदल कर रख सकता है अगर चाहे तो, अगर ठान ले तो। इस कविता के माध्यम से मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। आम आदमी। कुछ नहीं बोल रहा हूं, इसका मतलब यह नहीं कि मैं सब कुछ सह रहा हूं। कुछ नहीं बोल रहा हूं, इसका मतलब कुछ नहीं बोल रहा हूं और गर्दन टेढ़ी कर सांस ले रहा हूं, इसका मतलब यह नहीं कि मैं सब सह रहा हूं। असहायता और अपमान का दंश झेलता रहूं और झेलता ही रहूं। साधनों सुविधाओं के लिए रोता रहूं, रिरियाता रहूं, और इस भ्रष्ट समय में दृढ़ता से शांत खड़ा रहूं, प्रतीक्षारत रहूं। व्यवस्था की किताब में हाशिए पर धकेला गया मैं, कुचला और दबाया गया मैं। आम आदमी हूं तो क्या बेजान नहीं हूं। मेरी जो धड़कती रगें हैं उनमें खून दौड़ ही नहीं रहा है, अब खौल रहा है। मेरी जो धड़कती रगें हैं उनमें खून दौड़ ही नहीं रहा है, अब खौल रहा है। जब पार हो जाती हैं यातना और अन्याय की हदें, जब लांघ दी जाती है सहन करने की सीमा, जब ली जाने लगती है धैर्य की परीक्षा, तो थका हारा और मरा मान लिया गया मैं। सब चुपचाप सह लेने वाला मैं, साहस और हिम्मत बटोर कर तेज गति से दौड़ता मैं। हाथ में तिरंगा लिए व्यवस्था के विषधरों को कुचल देता हूं मैं। तो मित्रों, ये आम आदमी का दर्द था, आप तक मैंने पहुंचाने की कोशिश की है। आशा है आप तक मेरी संवेदना, कविता का मर्म समझ पहुंच गया होगा आप तक। एक दो कविताएं बस छोटी छोटी सी आप तक मैं पहुंचाऊंगा, उसके बाद मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। और ये दोनों कविताएं कोरोना से ही संबंधित हैं, और मेरी भावनाएं आप तक पहुंचे इसका मैं भरपूर कोशिश करूंगा। और सब लोग जो बाहर थे, बहुत लोग हैं जो घर तक पहुंच गए हैं, और सब, किसी के बच्चे बाहर पढ़ रहे थे, किसी के कोई रिश्तेदार बाहर, शहर से बाहर था अपने परिवार से दूर, तो वो लॉकडाउन की घोषणा होने से पहले ही अपने अपने परिवार तक पहुंच गए। तो एक भाव है मेरे मन में उपजा था, तो मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। कविता का शीर्षक है ये कोरोना भी ना। बरसने के बाद कल झमाझम, आज मौसम साफ है। अच्छा लग रहा है कुनकुनी धूप में बैठना, रोशन जो है जर्रा जर्रा। सरकने लगा जब सूरज पेड़ों की फुनगियों से, तभी बिटिया का आना हुआ हौसले से। खाली जो करा दिया गया कोरोना की वजह से। तैयारी की थी
जो उसकी माँ ने पकौड़े बेसन के, आलू भजिए आलू के, भभरा हरे छोलिए का और भी बहुत कुछ जो पसंद है बिटिया को घर का और माँ के हाथों का बना। जायका दर जायका चखे जा रही थी बिटिया, जायका दर जायका चखे जा रही थी बिटिया, और चल रहा था साथ में यूनिवर्सिटी की हलचल। जायका दर जायका चखे जा रही थी बिटिया, मन भरा जा रहा था स्वाद से, और चल रहा था साथ में यूनिवर्सिटी की हलचल, वहाँ की अफरा तफरी, घर परिवार का सुख दुख और भी दुनिया जहान की बातें, और भी दुनिया जहान की बातें। माँ बेटी खोले जा रही थी पोटली अपने अपने अनुभवों की, माँ बेटी खोले जा रही थी पोटली अपने अपने अनुभवों की। भाई मुंह चबाते गबर गबर, भाई मुंह चलाते गबर गबर सुन रहा था और देखे जा रहा था अपनी बहन को टुकुर टुकुर। आत्मीयता, सुख और सुकून से भरा था व्यंजनों का स्वाद, संबंधों की मिठास टपक रही थी दोनों की गपबाजी से, दोनों की गपबाजी से। ये कोरोना भी ना जो न कराए। और एक अंतिम कविता मैं चाहूँगा कि आप तक पहुँचे, वो है गीले बालों वाली लड़की। एक कल्पना है और उसके माध्यम से एक मैंने तस्वीर खींचने की कोशिश की है, कोशिश करूँगा कि आप तक पहुँचे। गीले बालों वाली लड़की, दृश्यों की सीमा से परे, दृश्यों की सीमा से परे, जैसे सुदूर क्षितिज तक, जैसे सुदूर क्षितिज तक अपने पूरे विस्तार में पसरे हैं उसके गीले बाल। यह बताने की जरूरत नहीं कि वह अभी अभी नहा कर आई है, यह बताने की जरूरत नहीं कि वह नहा कर आई है अभी अभी। झटके से झटका उसने, झटके से झटका उसने, जो अपने गीले बालों को इंद्रधनुषी आकार में, जैसे अचानक आसमान में घिर आए हों काले बादल, जैसे अचानक आसमान में घिर आए हों काले बादल। छींटें ऐसे बिखरी जैसे बरस पड़ी बूंदें, छींटें ऐसे बिखरी जैसे बरस पड़ी बूंदें, कुछ बिखर गए उसके माथे पर, वलयाकार गुच्छों में एक साथ लिपट गए न जाने कितने वलय, एक साथ लिपट गए न जाने कितने वलय। पलकों पर अटकी बूंदें जो लुढ़क रही थीं गालों पर, बहका रही हैं मेरी नज़रों को। कोशिश भी की है उसने उन्हें हटाने की, पर कहाँ मानने वाले हैं ये हठी बाल भी, पर कहाँ मानने वाले हैं ये हठी बाल भी। चांद झांक रहा हो मानो बादलों के पीछे से, झटके से गीले बालों से, झटके से गीले बालों को बरसी हैं जो ये बारिश की बूंदें, झटके से गीले बालों से बरसी हैं जो ये बारिश की बूंदें। बढ़ा दिया है जैसे दिल की धड़कन, मन करता है बन जाऊं मैं भी एक अदद बूंद, और लुढ़क जाऊं उसकी पलकों पर, पलकों से गालों पर और फिर गालों से। अजीब है ये दिल भी, अजीब है ये दिल भी, जो हो नहीं सकता वो करना चाहता है। खिला हो जैसे उसका पोर पोर, मानो एक कशिश सी है, काले घने और रेशम से गीले बालों में। होठों पर बिखरी है एक मादक हंसी, गीली गीली सी, भीगी भीगी सी। ऐसे ही गीलों बालों पर, ऐसे ही गीले बालों पर शायरों ने कहे हैं न जाने कितने शेर, ऐसे ही गीलों बालों पर शायरों ने कहे हैं न जाने कितने शेर। खुली जुल्फों और अधखुले होठों पर, गजली आँखों पर, घुंघराले गीले बालों पर। किसी ने कहा है जुल्फ रातों सी है, किसी ने कहा है जुल्फ रातों सी है, गीले बालों की रंगत उजालों सी है, ख्वाबों में भी लगती है ख्यालों जैसी। किसी ने कहा चेहरे पर लटकते हैं जो गीले बाल, बरस जाते हैं जैसे बादल। किसी ने कहा चेहरे पर लटकते हैं जो गीले बाल, बरस जाते हैं जैसे काले बादल। किसी ने कहा आँखों को जाम लिखते हो तो लिखो जुल्फ को बादल भी। किसी ने कहा आँखों को जाम लिखते हो तो लिखो जुल्फ को बादल भी। सच में जैसे ही लहराती हो तुम गीले बालों को, भरे पूरे दिन में भी जैसे छा जाता है
अंधियारा और पवन हो जाता है पागल, छा जाती है मस्ती जहूँ और, चढ़ा लिया हो मौसम ने जैसे नशाए जाम, चढ़ा लिया हो मौसम ने जैसे नशाए जाम। गर वक्त मिला कभी मुझे, गर वक्त मिला कभी मुझे, तो सुलझा दूंगा उन वलयों को, उन लटों को जो गूंथ गई हैं एक ही जगह, ताकि न करनी पड़े तुम्हें कोई मशक्कत। भर सकूं खाली सी जगह, भर सकूं खाली सी जगह, तुम्हारी इस छोटी सी चीज से मिला दूं जिसमें खूब सी कल्पना, और लिख सकूं एक कविता, कविता नहीं एक कहानी, जिसका अदद शीर्षक हो गीले बालों वाली लड़की, जिसका अदद शीर्षक हो गीले बालों वाली लड़की। तो मित्रों, ये थी मेरी कुछ कविताएं, और मेरी 3 संग्रह अब तक आ चुके हैं। उन तीनों संग्रहों से कुछ चुनिंदा कविताएं अब तक पहुंची, और मुझे लगता है कि आप तक मेरी बात पहुंची होगी और कविता का आपने आनंद लिया होगा। और आप सबका बहुत बहुत आभार धैर्य के साथ सुनने के लिए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद अंशु जी का और संस्था का जिन्होंने यह आयोजन किया, और आशा है भविष्य में भी हम आपसे जुड़ेंगे। इस संस्था की ओर से एक बहुत अच्छी पहल की है और देश दुनिया के लोग इस संस्था से जुड़ें, और बहुत सकारात्मक कार्य है, साहित्यिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत सक्रिय हैं अंशु जी, और इनके साथी जो इनसे जुड़े हुए हैं उनको भी मैं उनकी पहल का मैं स्वागत करता हूं। उनको उनकी कर्मठता का, उनके जज्बे को मैं सलाम करता हूं कि वो इस तरह से समाज को, युवा वर्ग को और कई ऐसे लोग जो साहित्यिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध होना चाहते हैं, अपने विचार समृद्ध करना चाहते हैं और लोगों को जोड़ना चाहते हैं, जिन्हें एक मंच नहीं मिला है उनको एक मंच प्रदान करने की पहल करती है यह संस्था और लोगों तक बात पहुंचती है। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आप सबको एक बार फिर नमस्कार करता हूं। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।